नमस्कार। मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चा वार्ता कुछ योगों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर करे आपकी समस्त सद्मनो इच्छाएं, जो आपकी अच्छी इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, ईश्वर पूरी करे। वैसे तो ईश्वर का सिद्धांत है, ईश्वर किसी की बुरी इच्छाएं पूरी नहीं करते। जिसके परिणाम बाद में घातक आने हो, ईश्वर वो नहीं करते। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सब सद इच्छाएं पूर्ण हो, आपके घरों में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो और कुबेर की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ कुछ बातें थोड़ी देर के लिए करूँगा आपसे और प्रभु से कामना करता हूँ कि आपके घर में धन और ऐश्वर्य की प्रचुर मात्रा हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो और संतानें आज्ञा में रहें और संतानें दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों का त्याग करें। न उनके पास दुर्गुण हो, न दुर्व्यसन हो, न दुख हो। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं चलता हूँ कुंडली के उस हिस्से पर। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं फिर उस पर बात करूँ और आशा है आपको अच्छा लगेगा। कुंडली के 3 भाव हैं जिनको हम कोई बहुत महत्व नहीं देते, जबकि मेरे इस लंबे ज्योतिष के काल के अंदर मैंने इन भावों के अंदर बहुत कुछ छुपा हुए रहस्य भी देखे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर छठे भाव का स्वामी, देखिए छठा भाव क्या है, हम कहते हैं रोग का है, शत्रु का है, और यानी कि उसको हम इतना महत्व नहीं देते, जबकि ये बड़े महत्वपूर्ण गण हैं, छठा, आठवां और 12वां। मैं उसी पर आज चर्चा करूंगा। मुझे आशा है कि इसी में मेरा समय पूरा भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। छठे घर का स्वामी अगर छठे में ही बैठा हुआ हो, छठे घर का स्वामी अगर छठे में ही बैठा हुआ हो तो हर्ष योग लगता है। और विश्वास कीजिए, जिसका छठे घर में स्वामी बैठा हो, जैसे समझ लीजिए कि बुध उस घर का स्वामी है और बुध ही बैठा हुआ है, ऐसे लोग वास्तविक तौर पर हर्ष में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। उनको छोटी मोटी टेंशन्स कुछ नहीं कहती। और अगर यही स्थिति चतुर्थ भाव के अंदर पापी ग्रह की हो जाए तो वो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, क्योंकि वो बुद्धि का भाव भी तो है, दूसरा भाव भी तो बुद्धि का है। अगर दूसरे भाव के अंदर ऐसे ग्रह बैठते हैं तो आदमी हमेशा टेंशन में, तनाव में रहेगा, छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा समझकर बहुत गंभीर रूप से उसे लेगा। तो छठे भाव का मैंने बताया, इफ दिस लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इन दिस 6th हाउस, हर्ष योग हैज फॉर्म, हर्ष योग लगेगा। अगला मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप सोच के चलना। हम 8वें घर को तो हम बिल्कुल, हमने ये समझ रखा है कि ये शायद कुंडली का हिस्सा ही नहीं है, जबकि इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ पुरातत्व को दिखाता है कि पुरातत्व मीन्स कि इसके पास पैतृक संपत्ति कितनी होगी, ये इसने कितना अपने जीवन के अंदर मेहनत करी होगी, कितना संचय कर चुका होगा। और 12वां घर, 8वें का तो ये हुआ ना, 12वां घर उसको भी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि जितने भी लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाकर बस जाते हैं, या जो हम खर्चा करने की हमारे में कैपेसिटी होती, कैपेसिटी तब बनेगी ना जब हम कुछ कमाएंगे। अगर 12th लॉर्ड 12th में हो तो ये भी विमल योग बनता है। 8वें घर का स्वामी, देखो 8वें घर का स्वामी की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव वाणी से भी रिलेट करता है और हमारी पैतृक संपत्ति से भी रिलेट करता है। मैं अगर ये कह दूं कि दूसरा घर कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण घर है तो कोई अतिशोक्ति ना होगी इसके अंदर, ये ठीक बात होगी। तो इस तरह ये लगता है सरल योग, व्यक्ति सरल होगा। अगर 8वें घर का स्वामी 8वें में बैठ जाए तो उसके लिए झूठ बोलना एक आडंबर है। इफ द 8th लॉर्ड इन 8th, वो ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता, सरल होगा, सरल हृदय होगा। क्योंकि अब आप देखिए,
समझिए, 8वें भाव में जो अगर बृहस्पति बैठ जाए तो उसकी सीधी दृष्टि नवम जाती है चतुर्थ भाव पर। बृहस्पति 8वें में होगा, व्यक्ति सरल होगा। राहु होगा तो नहीं होगा, क्योंकि राहु व्यक्ति को सरलता नहीं देता। राहु व्यक्ति को जब भी देगा अपने प्रति सेल्फ, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ थॉट्स, अपने आप को बड़ा बनाना, अपनी सोचना, ये चीज़ें राहु देता है। क्योंकि राहु को, हालांकि वो ग्रह नहीं, छाया ग्रह है, वो उपमा नहीं दी गई जो अन्य ग्रहों को दी गई। आगे चलता हूं। अगर 12वें घर का मालिक 12वें में चला जाए, समझ लीजिए 12वें घर में तुला राशि आ रही है और शुक्र महाराज वहां स्वयं विराजमान है। शुक्र की तो 12वें घर में विशेषता ही कुछ और है। 12वें घर में जाकर सारे ग्रह और घरों में जाकर मजबूत होते हैं, अकेला शुक्र ही है जो 12वें में मजबूत होता है, बाकी ग्रह 12वें घर में जाकर दुर्बल हो जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आज सारे ग्रहों को छोड़िए, अगर लगन के अंदर बृहस्पति बैठ जाए, इस पर तो महाराज भृगु ने चर्चा भी करी। एकोपी जीवो लग्नाय सर्व अरश्च निवारिका। अगर अकेला बृहस्पति लगन में बैठ जाए और बाकी कुंडली के अंदर ग्रह सुदृढ़ स्थिति में ना हो, अकेला बृहस्पति काफी है। ये बात तो देखिए, बहुत देखिए। जिन जिन लोगों के बृहस्पति लगन में बैठे हुए थे, उनको समाज में इज्जत भी मिली, उन्होंने समाज को इज्जत भी दी। कोई ये कहना मुझे लोग इज्जत दें, नहीं देंगे जब तक कि आप दूसरों को इज्जत नहीं दोगे। ये गुण बृहस्पति वाले में पाया जाता है। बृहस्पति जहां लगन में बैठा हुआ हो, वो व्यक्ति दूसरों को इज्जत देकर ही स्वयं इज्जत प्राप्त करता है। उसका स्वभाव ऐसा होता है। और मैं उच्च नीच की बात नहीं करता, ये उच्च का बैठा है या नीच का तो तंग करता है, इसमें कोई शक नहीं। नीच का बृहस्पति लगन में शुभ नहीं माना गया। तो ऐसे ही 12वें घर में अगर शुक्र बैठ जाए, कहीं उच्च का हो जाए, हालांकि वो बृहस्पति के घर में उच्च का हो रहा है, लेकिन फिर भी पूर्ण फल देगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया। सामान्य परिवार में जन्म लिया। मुझे आज भी उसकी कुंडली याद आती है, वर्षों पहले देखी थी। आजकल वो विदेशों में है और उसके पास काफी काम है। वृश्चिक लगन था उसका और तुला राशि के अंदर शुक्र बैठा था, बुध बैठा था, नीच का सूर्य था। मैं आपको आज एक और बात भी बता देता हूं, क्योंकि जो मैटर मैं लिख कर लाया हूं उसको तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं वैसी बातें करता जाता हूं आपके साथ। समझ लीजिए, वृश्चिक उसका लगन, लगन का मालिक मंगल, और मंगल का मुझे इतना याद नहीं, याद आएगा तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जितना मुझे याद है कि उसके 3 प्लैनेट, सूर्य नीच का, अपने घर का शुक्र और साथ में बुध। सूर्य के साथ बुध होने के कारण बुध तो हो चुका था अस्त, लेकिन शुक्र महाराज ठीक थे, क्योंकि सूर्य के पास डिग्रियां बहुत कम थी और शुक्र के पास डिग्रियां बहुत थी। तो 15 डिग्री का फासला ना आने के कारण उस शुक्र की प्रबलता उस कुंडली ने पकड़ ली। उस व्यक्ति को बात करने का मुझे आज भी कभी कभी मौका मिल जाता है, तो मुझे अभी पता चला कि उसने विदेशों में जाकर, वो विदेश में पहुंच गया, वहां जाकर उसने वास्तव में बहुत राइज किया। आज उसके पास अपना बहुत बड़ा बेंगलो है। ये सारा सुख शुक्र देने वाला। शुक्र अपने घर का हो गया, 7वें का भी हो गया, 12वें का भी हो गया। वृश्चिक लगन, वृष राशि 7वें में आई। लेकिन उस व्यक्ति को कमी क्या रही, आप ये देखिएगा, जब भी सप्तमेश द्वादश में चला जाता है तो विवाह के बाद विखंडन के योग ज्यादा बनते हैं। मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा था। लेकिन याद रखना, शुक्र जब भी 12वें घर में जाएगा कमाल ही कर देगा। एक और बात बताता हूं,
दुर्योग कहते हैं इसे, जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ। दुर्योग का मतलब दुर पहले ही बुरा ना। अगर दशम भाव का स्वामी द्वादश में चला जाए, यानी कि अपने से पराक्रम स्थान पर चला गया, वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। उस व्यक्ति के अंदर प्रमाद की भावना आ जाती है। ये अभी मैं श्री माली जी की पुस्तक से पढ़ रहा था और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। मैं कुछ पढ़ तो लूँ पहले, क्योंकि ज्योतिष तो हमेशा नया सामान मांगती है, वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, ताकि हम आपके साथ वो वार्ता कर सकें जिस पर कोई आक्षेप ना आने पाए। प्यारे बंधुओं, मैंने आपको 4 बातें बताई। छठे घर का स्वामी छठे में हर्ष योग, 8वें घर का हमारे 8वें में सरल योग, और द्वादश में विमल योग। ये तीनों बड़े कल्याणकारी हैं, बहुत सुख देने वाले हैं। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन कुंडलियों में एक घर में बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि 5-5 प्लैनेट, 4-4 प्लैनेट, नहीं, उसे आप ये मत कहिए कि ये चतुसागर योग है, ये 4 ग्रह इकट्ठे बैठ गए। अगर सूर्य अकेला साथ में बैठ गया, सबको अस्त कर देगा, और अस्त ग्रह कभी कुंडली में काम नहीं करता न। और वक्री की भी यही स्थिति है। वक्री तब काम करेगा जब वो गोचर में वक्री होगा। किसी की कुंडली में बृहस्पति वक्री हो तो तब जरूर काम करेगा। अगर वो गोचर में वक्री हो गया, जितने दिन भी वो वक्री रहेगा, समझ लीजिए कि 2 महीने के लिए वक्री होकर गोचर में आ गया, वर्तमान स्थिति में आ गया, तो उस 2 महीने में कायाकल्प कर सकता है, व्यक्ति प्रयास करने वाला हो। मेरे प्यारे बंधुओं, ये मैंने 3 तो आपको ये छठे, 8वें और 12वें का बताया। चौथा मैंने आपको बताया कि द्वादश भाव में जाकर शुक्र में ऐसी ताकत आ जाती है कि व्यक्ति को धन आदि, दौलत आदि सब कुछ देने की क्षमता रखता है। लेकिन एक बात, ऐसा व्यक्ति तनाव बहुत लेगा अगर खास तौर पर कुंडली के 5वें भाव में राहु बैठ जाए। राशि कोई भी हो, राशि कोई भी हो, किसी का भी देख लेना, 5वें भाव में अगर राहु चला गया है, व्यक्ति फुल ऑफ टेंशन होगा, तनाव, चाहे बात कुछ है चाहे नहीं है। कई लोगों को तो ये भी देखा गया, क्योंकि 5वां घर बुद्धि से भी रिलेट करता है, वो अपने दिमाग में ही रचनाएं पैदा कर देते हैं। ये कर दिया तो कहीं ये ना हो जाए, चाहे वो बिल्कुल ना हो, होने की संभावना भी ना हो। ये 5वें घर के राहु का नुक्स है। और ये नुक्स दूसरा त्रिकोण 9वें भाव का भी है। हालांकि 9वें भाव का व्यक्ति दूसरों को काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन अपने आप को काउंसलिंग नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंधुओं, 13-14 मिनट होने को आ गए। बातें बहुत होती हैं करने वाली। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, और मैंने कमंडलम योग पर भी चर्चा करी थी कि कमंडलम योग हानिकारक योग है, कष्ट देने वाला योग, क्योंकि ये रिलेट करता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा मन का मालिक है। अगर मन का मालिक ही पापी ग्रहों में बैठा हो तो कोई ऐसी बात नहीं। क्या पता, हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई बैठा हुआ ग्रह, जैसे चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाता है, वो आदमी को टेंशन में तो रखता है, लेकिन अगर कहीं तीसरे घर में बैठ जाए, आदमी मेहनती बड़ा होगा। और अगर कहीं शनि बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि शनि तीसरे घर का वैसे भी इंसान को पुरुषार्थी बहुत बनाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, आप मेरी ये बातें जो मैं नहीं करता, मैं पढ़ता हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा था, वीडियो बनाने से पहले पढ़ रहा था, मैंने उसको पहले पूरा किया, फिर मैं आपकी तरफ आया। तो मैं आपसे कह रहा था कि चंद्रमा के कमंडलम योग कब लगता है? जब चंद्रमा अकेला बैठा हुआ, ना तो उसके 2 घर कोई पीछे घर हो, प्लैनेट हो, ना कोई 2 घर आगे प्लैनेट हो। 2 ना लगाओ, एक ही लगाओ। और अगर कहीं आगे पीछे, या तो आगे राहु आ जाए या पीछे राहु चला जाए, या आगे शनि आ जाए या पीछे शनि आ जाए, तो समझ लो कि इस व्यक्ति की बुद्धि पर उसने प्रभाव डाल दिया। ये कमंडलम योग है, और अक्सर देखने को मिल भी जाता है। चंद्रमा कई बार बड़ा हमारी कुंडली को कमज़ोर कर जाता है, जबकि ये प्लैनेट जिसका ठीक हो, बढ़िया बैठा हो, व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छा हो, क्योंकि मन का मालिक है। और जिसका मन अच्छा है उसने जगत जीत लेना है, बिल्कुल जीत लेना है। मन पर डिपेंड करता है। और
15 मिनट हो गए, आज के वीडियो को पूरा करता हूँ। मेरे से कोई भूल हो जाया करे तो मुझे क्षमा कर दिया करो। हम लोग ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। हमें आज अपने व्यूअर्स के भी गुड विशेस की ज़रूरत है। हम इस काबिल रहें कि आप तक बात कर सकें, वार्ता कर सकें, आपको कुछ बता सकें। 40 वर्ष हो गए, युवा था उस समय जब ज्योतिष के ग्रंथ पकड़े थे, और आज वृद्धावस्था में हूँ और ज्योतिष के ग्रंथ मेरे हाथ में हैं, यथावत वैसे के वैसे ही हैं। हम ही बदल गए, न ज्योतिष बदली, न ग्रंथ बदले, न लेखकों में वृद्धि हुई, बल्कि। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज्ञा चाहता हूँ, प्रयास करूँगा कल फिर आपके दर्शन करूँ। दर्शन मैं तो कर नहीं सकता, शुभकामनाएं दिया करो। दीपावली पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आपके घरों में स्थायी वास हो। इस दुनिया के अंदर दुख तो बहुत लिखे हुए हैं सबके लिए, लेकिन मैं कहता हूँ धन का दुख ना हो किसी को, पैसे की कमी किसी को ना हो। ये सबसे ज़्यादा दुख देती है। प्रचुर मात्रा में धन हो, जितना हमें चाहिए उतना तो कम से कम ज़रूर हो। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ अपनी माता सरस्वती से, जो धन की देवी ना होकर भी धन की देवी है। ये लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, माता काली की बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन है। इसका आदेश है कि जिस घर के अंदर मैं होंगी, यानी कि सरस्वती होगी, लक्ष्मी को वहाँ आना ही पड़ेगा। और जहाँ लक्ष्मी होगी वो मेरी इच्छा है, मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसा माता सरस्वती का आदेश है। जो लोग, ये बात भी ठीक है, जो लोग ज्ञानवान हैं वो धन का अर्जन कर जाते हैं, उनके पास प्रचुर मात्रा में धन हो जाता है, अपना जीवन में बड़े आराम से काट लेते हैं। कई लोग कहीं से कहीं पहुँचे, सिर्फ उनकी थॉट्स क्या थी कि मुझे अपने धन के बल पर जहाँ खुद सुख भोगना है वहाँ दूसरों को भी सुख देने की कोशिश करनी है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस फिर हाजिर होता हूँ बड़ी नई बातों के साथ, बड़े नए सिद्धांतों के साथ। और मेरा मन तो करता है कि कई बार महाभारत पर चर्चा कर डालूँ, भागवत पर कर डालूँ, रामायण पर कर डालूँ, पर इतना लंबा वीडियो बन जाए आप शायद ना सुने। इसी विचार को लेकर मैं 15-20 मिनट में कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ जय जगत जय भारत का उद्घोष करते हुए मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।